चलिए वर्ड स्ट्रेस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट आइडिया है। सो व्हाट स्ट्रेस। सो व्हाट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मीन्स कौन से साउंड के ऊपर आपका मीन्स स्ट्रेस होना चाहिए, या तो पिच आपका मीन्स ज्यादा होना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए, और कहाँ पे आपका पिच कम होना चाहिए, जो आपका वॉइस का साउंड होता है। सो वो कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, और वो कहाँ पे कौन से लेटर के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, कौन से लेटर के ऊपर कम होना चाहिए। तो उसी को कहा जाता है वर्ड स्ट्रेस और सिलेबल। ठीक है। सो चलिए, देर आर टू वेरी सिंपल रूल्स अबाउट वर्ड स्ट्रेस। दो सिंपल रूल होते हैं सो वर्ड स्ट्रेस के ऊपर। जो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वन वर्ड हैज ओनली वन स्ट्रेस। हर एक वर्ड का एक ही स्ट्रेस होता है, तो हर एक वर्ड का वन वर्ड हैज ओनली वन स्ट्रेस। तो अगर मीन्स आप बोल रहे हो कि ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी एक वर्ड है एंड फुल एक वर्ड है, तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रेस मिल सकते हैं। ठीक है। सो वी कैन ओनली स्ट्रेस वावल्स, नॉट कंसोनेंट। सो हमारा स्ट्रेस किसके ऊपर होना चाहिए? वावल्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि कंसोनेंट्स के ऊपर। सो अगर एक वर्ड में एक ही वावल्स है तो एक ही मीन्स स्ट्रेस होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है। हम कंसोनेंट के ऊपर स्ट्रेस नहीं देते हैं, और हमारा पिच ज्यादा नहीं होता है। लेट अस अंडरस्टैंड सिलेबल्स। सो सिलेबल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वर्ड स्ट्रेस और सिलेबल्स। Syllables, syllable is one unit of one sound in a word, right? A syllable is what? One unit of sound in a word. एक word में एक ही साउंड अगर होता है तो उसको हम syllable कहते हैं। ठीक है। सो जैसे कि इफ यू वेर टू क्लैप द रिदम ऑफ एवरी वर्ड, जैसे कि आप अगर क्लैप करते हो हर एक वर्ड के ऊपर, सो आपका क्लैप दो टाइम होगा। जब आप क्या कहोगे, क्या? वाटर, राइट? वाटर। सो आ ट अ, आ। So once for the word tap, right? And thrice for the word magazine. So आपका यहाँ पे जो तीन वर्ड दिया गया है, तो तीनों वर्ड में मीन्स आप तीन मीन्स एक में दो बार, टैप में मीन्स एक बार, एंड मैगजीन के ऊपर तीन बार क्लैप करोगे। क्योंकि मीन्स दो बार, एक बार और तीन बार, ये इसको क्या कहा जाता है? मीन्स सिलेबल कहा जाता है। एक साउंड अगर आपको कहते हो टैप, tap is called as a means one sound, right? A sound is one unit, so एक ही syllable है। water, so water, so यहाँ पे दो sounds हैं, तो इसीलिए a, then magazine, right? a e, right? so यहाँ पे आपको तीन साउंड मिलेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम किसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं ना? भावल्स के ऊपर। जैसे कि वाह, आ, ट, आ, सो टैप, आ, एंड मैगजीन, राइट? सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप भावल्स के ऊपर ही क्या कर रहे हो? मीन्स स्ट्रेस डाल रहे हो, और आपको साउंड यहाँ पे मीन्स भी मिल रहे हैं, तो उसी के बेस पे हम सिलेबल कहते हैं। तो हर एक वर्ड सिलेबल्स के ऊपर ही बनाया गया है, राइट? जैसे कि मीन्स हर एक वर्ड में या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो उससे भी कहीं ज्यादा साउंड्स हो सकते हैं। ठीक है। तो मिनिमम अगर देखा जाए एक ही वर्ड में एक साउंड हो सकता है, मिनिमम। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए एक वर्ड में मीन्स मोर देन वन साउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सिलेबल्स है और ये जो साउंड्स है, इसको क्या कहा जाता है? सिलेबल कहा जाता है। तो अगर मीन्स आपका एक ही वर्ड में एक ही साउंड है, तो उसको कहा जाता है मोनोसिलेबिक वर्ड, राइट? अगर एक ही वर्ड में एक ही साउंड है तो उसको क्या कहा जाता है? मोनोसिलेबिक वर्ड। मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो जैसे कि हैट, पेट, then fun, then pin, then gun, then kin, then cup, then food, then love, then fill, then run, pen, wrist, fish, king. So इस सब में एक ही वावल साउंड्स है, राइट? तो जिसके वजह से हम इसको कहते हैं एक ही सिलेबल वर्ड। तो
इसको मोनोसिलेबिक वर्ड कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो मीन्स आइडेंटिफाई द मोनोसिलेबिक वर्ड, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से वर्ड में एक ही वावल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि फूड में डबल वावल साउंड है, नहीं। सो वावल साउंड यहाँ पे आपका क्या है, ऊ, राइट। फूड which is known as a ऊ साउंड, ठीक है। नाउ अगर दो सिलेबल्स होते हैं तो उसको आप बाइसिलेबिक वर्ड्स भी कहते हो। जैसे कि मैंने कहा वॉक्ड, राइट, अ ई, देन पेंशन, ए ई, देन रेशन, सो अ ई, देन जोकर, सो इस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक वर्ड में कितने बाउल साउंड्स हैं, ठीक है। सो अगर दो वो सिलेबल्स होते हैं तो बाई सिलेबल कहा जाता है, बाई सिलेबिक वर्ड कहा जाता है। तो अगर तीन सिलेबिक वर्ड होते हैं, तीन सिलेबिक वर्ड होते हैं, so three syllables, if you find out three syllables, then it will be called as a trisyllabic words. So trisyllabic words कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? O, U and E, O, E and E, right? So E, then A, then E, then A, E, O and A, then O, E and E, then after I, O and O. So इसको ट्राइसिलेबिक वर्ड्स भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से अगर तीन से भी ज्यादा सिलेबल मिले तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कहा जाता है। सो पॉली का मतलब होता है मोर देन, मीन्स थ्री। जैसे हम कहते हैं पॉली मीन्स पॉली, what do you say that biogamy or means polygamy, ठीक है। और called as a means um, what do you say that bilateral, right। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम पॉइंट आउट ये कर सकते हैं कि मीन्स पॉलीसिलेबिक वर्ड्स, जिसका मतलब होता है मीन्स मोर देन थ्री साउंड्स यू विल फाइंड आउट इन अ वर्ड। जैसे कि यहाँ पे ई, प्रेडिक्ट, टेबल, ए ई। सो यहाँ पे आपको मीन्स तीन से भी ज्यादा साउंड और वावल साउंड्स मिलेंगे, राइट। तो इसलिए इसको कहा जाता है वर्ड्स विथ मोर देन थ्री सिलेबल्स। प्रेडिक्टेबल, malnutrition, presentation, hallucination, stability and technology, ये सारे मीन्स पॉलीसिलेबिक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट में क्या पॉइंट आउट होता है आप देखते हैं क्या। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कितने मीन्स एग्जाम्पल्स आप खुद लिख सकते हो, तो यू कैन राइट इट। देन एक्टिविटी दिया गया है कि रीड आउट द लिस्ट बिलो एंड आस्क द स्टूडेंट टू क्लासिफाई देम एज मोनो, बाय, ट्राई एंड पॉलीसिलेबल। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक सिलेबल कहाँ पे, दो सिलेबल कहाँ पे, कौन से वर्ड में है, तीन सिलेबल कौन से वर्ड में है, और पॉलीसिलेबिक कौन से वर्ड में है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको मीन्स 1 मार्क या तो 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये टीयर मोनोसिलेबिक है, मतलब एक ही सिलेबल। फिनाले, सो ई एंड अ एंड ई, ट्राइसिलेबिक। ग्रीनर, तो देखा जाए ई एंड ई, तो बाइसिलेबिक है। तो यहाँ पे इंटर, ई, देन नेक्स्ट, देन श, देन सो पॉलीसिलेबल। सो आप इस हिसाब से वावल्स अगर आपको कितने मिलते हैं एक वर्ड में, उसी के हिसाब से अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको मीन्स पता चल जाएगा इसमें कितने सिलेबल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर देखूंगा ये एक मीन्स सिलेबल है, ये एक सिलेबल है, ये एक सिलेबल है, और ये एक सिलेबल है, लेकिन उसके बीच में भी आप देखोगे कंसोनेंट्स है, राइट। इसीलिए, ठीक है। सो अगर मीन्स आई और ओ के बीच में कोई कंसोनेंट नहीं है तो इसलिए इसको मीन्स एक ही साउंड के हिसाब से लिया जाता है। सो लॉ एक ही है, सो मोनोसिलेबिक। पुलिस बाइसिलेबिक, राइट, ओ एंड ई, राइट।
Polish, Polish, right? So in that case, E is not pronounced here. So इसीलिए इसको हम मीन्स साउंड के हिसाब से कंसिडर नहीं करते हैं. हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? Polish, right? और police. So E is not pronounced. Sir is pronounced. So उस हिसाब से fears. So again E is not pronounced क्योंकि वावल जब लास्ट में रहता है तो उसका साउंड मीन्स एब्सेंस रहता है. तो इसीलिए आपको यहाँ पे मीन्स दो ही सिलेबल या तो एक ही सिलेबल मिलेंगे. सो रोलर कास्टर, सो पॉलीसिलेबिक. प्रिंसेस बाइसिलेबिक. फिशिंग इज अ बाइसिलेबल. एनालिसिस पॉलीसिलेबिक. And marker bisyllabic, branding bisyllabic, or advertisement polysyllabic, college bisyllabic, professor trisyllabic, interview trisyllabic, student bisyllabic, so and president trisyllabic. तो आप जब आप मीन्स एग्जाम में कुछ वर्ड्स अगर दिए जाते हैं और उसी के बेस पे आपको बोला जाता है कि आइडेंटिफाई के सिलेबल, सो आप उस हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपली वर्ड को अंडरलाइन करके देखोगे कितने वावल साउंड्स है. ठीक है. पे, सी एंड डेंट, ट्राई. सो ई, ई एंड ई, सो ट्राई सिलेबिक वर्ड्स है. ठीक है. तो उसी हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है. सो व्हाट स्ट्रेस रूल्स? तो व्हाट स्ट्रेस का रूल्स क्या है? यू कुड स्ट्रेस ऑन अ सिलेबल by using one or more of the following 5 features. It is longer, it is louder, it has a change in pitch, it is said more clearly, it uses larger finishing movements. So ये आपका word stress के ऊपर rules दिया है. Stress on first syllable. So अभी हम क्या करेंगे? मीन्स syllable के ऊपर stress डालेंगे. Let's say that अगर आपका 2 syllable nouns होते हैं, right? 2 syllables, so it means 2 sounds. जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है E and E, so present, right? Present, right? So in that case आपका जो produced sound है वो प्रेस के ऊपर आना चाहिए. Then export, right? Export, so E and O, export. So China, right? Table. So जो कैपिटल लेटर में दिए गए हैं उसके ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए दिया गया है, और जो स्मॉल लेटर है मीन्स उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा. सो प्रेजेंट, एक्सपोर्ट एंड चाइना एंड टेबल, राइट? सो 2 syllable एडजेक्टिव, तो ये सारे नाउन्स हैं. सो 2 syllable adjectives, so similar to that, present, right? And slender, right? Clever, happy, right? So on the basis of that, ये सारे 2 syllable nouns है. Stress on second syllable. So stress on second syllable means आपकी means जब आपको क्या मिल रहा है? एक word मिल रहा है, second syllable का मतलब second sound आपका E से पहले, and another is E. So ये आपका पहला भावल साउंड है, ये आपका दूसरा भावल साउंड है. दूसरे, तो सेकंड सिलेबल का मतलब क्या होता है कि आपका सेकंड साउंड से पहले जो लेटर है उसके ऊपर आपको साउंड मीन स्ट्रेस डालना है. जैसे कि टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट, राइट? सो टू एक्सपोर्ट, दिस वन इज द फर्स्ट वन, एंड ये आपका सेकंड सिलेबल है. सेकंड सिलेबल को पहले जो कंसोनेंट है उसके ऊपर स्ट्रेस डालना है. टू एक्सपोर्ट, right? To decide, to decide, right? Oh, to begin, to begin. तो उसी हिसाब से स्ट्रेस ऑन पेनल्टीमेट सिलेबल. पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है कि मीन्स लास्ट का जो वर्ड होता है या लास्ट का जो साउंड होता है उससे पहले वाला साउंड के ऊपर, राइट? आपको उसके पहले वाले लेटर के ऊपर आपको स्ट्रेस डालना है. स्ट्रेस ऑन पेनल्टीमेट सिलेबल का मतलब दैट कॉल्ड एज अ लास्ट साउंड जो है, लास्ट सिलेबल जो है उससे पहले जो आपका कंसोनेंट आएगा उसके ऊपर आपको स्ट्रेस डालना है. जैसे कि वर्ड्स एंडिंग इन आईसी, ग्राफिक, ग्राफिक, ग्राफिक. So you are not produce the sound of k,
graphic, geographic, geography, geology, geology, television, television. So revelation, revelation. So in that case, you are stressing on what? Penultimate. तो इसका मतलब आप इसके ऊपर स्ट्रेस, राइट, इसके ऊपर स्ट्रेस, लॉ के ऊपर स्ट्रेस, एंड वी के ऊपर स्ट्रेस, एंड ल के ऊपर स्ट्रेस है, एंड ये सारे पेनल्टीमेट मतलब लास्ट वावल साउंड से पहले जो लेटर हैं उन्हीं के ऊपर आपका स्ट्रेस होना चाहिए. सो हियर आपका sure, इसके ऊपर आपका स्ट्रेस होना चाहिए. ठीक है. नाउ स्ट्रेस ऑन एंटी पेनल्टीमेट सिलेबल. तो यहाँ पे तो पेनल्टीमेट के बारे में हमने समझ लिया. एंटी पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है कि पेनल्टीमेट के बाद, सो पेनल्टीमेट के पहले, राइट, सो आपका जो लास्ट होता है उससे पहले जो है तो उसी के ऊपर आपको स्ट्रेस डालना है. जैसे कि यहाँ पे देखा जाए वर्ड्स एंडिंग इन CY, TY, PHY, राइट, और GY. तो पेनल्टीमेट के पीछे जो है उसके ऊपर आपको स्ट्रेस डालना है. तो आपका पेनल्ट लास्ट पार्ट इज CY. तो आपका पेनल्टीमेट क्या है? क्रा. तो उसके पहले जो वो लेटर आएगा उसके ऊपर और वावल साउंड आएगा उसके ऊपर आपको स्ट्रेस डालना है. जैसे कि डेमोक्रेसी, डिपेंडेबिलिटी, राइट. सो फोटोग्राफी, जियोलॉजी, क्रिटिकल, critical, geological. So उस हिसाब से. Next is called as a compound words, words with two parts. So compound words, words with two parts. Let's say that कभी कभी आपके पास दो दो word भी आते हैं. So for compound nouns, the stress is on the first part. So अगर compound nouns हैं जैसे कि blackbird, तो आपका stress किसके ऊपर आएगा? The first part जो capital letter में लिखा है, black bird, green house. So उस हिसाब से. Next, for compound adjective, the stress is on the second part. जैसे कि bad temper, right? यहाँ पे दिया है ना compound adjective, ये compound nouns है. So compound adjectives means bad temper, old fashioned. So bad and old are called as adjective. तो उसके बाद जो means word आते हैं tempered and fashion. Bad tempered, old fashioned, right. Compound verbs अगर होता है तो to understand, right. So the stress is on the second part, right. The stress is on the second part, like you are telling about stop, to understand, right. Compound verb, the stress is on the second part, and this one is the first part and this one is the second part, right. To overflow, तो उसी हिसाब से. तो आई होप आप समझ रहे हो इसको. चलिए, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंटोनेशन पार्ट, पैटर्न्स. इंटोनेशन पैटर्न्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. इंटोनेशन पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि टोन, राइट, आप किस हिसाब से मीन्स एक स्टेटमेंट को किस टोन में प्रेजेंट करते हो, इसी को इंटोनेशन पैटर्न्स कहा जाता है. सो इन टोन का मतलब होता है कि आपका मीन्स जो स्टेटमेंट है और आपका जो मीन्स वर्डिंग है वो क्या प्रेजेंट करता है, वेदर इट्स अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन और फ्रेजेस, टैग, क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट सीरीज, राइट. सो इंटोनेशन पैटर्न्स में अगर देखा जाए तो आपको एक स्टेटमेंट में मिलता है कि उस स्टेटमेंट में कौन से वर्ड के ऊपर आप कैसे स्ट्रेस दे रहे हो, किस हिसाब से उसको बोल रहे हो. तो आप उसी के बेस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है या फ्रेजेस है या टैग क्वेश्चन है. सो जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए स्टेटमेंट्स दिया गया है, राइट. तो यहाँ पे 5
different types of patterns are there of intonation. Intonation के 5 different patterns है, जैसे कि statement, एक sentence को आप मीन्स एडजेक्टिव स्टेटमेंट कहते हो या तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कहते हो. सो उसी स्टेटमेंट को आप क्वेश्चंस में भी कन्वर्ट करके बोलते हो. उसको किस हिसाब से ड्रॉ किया जाता है. फ्रेजेस में आप कौन सी जगह पर स्ट्रेस डालते हो, और आपका वे ऑफ टोनल साउंड्स कैसा रहता है, वो सारे. ठीक है, चलिए पहले डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर. तो स्टेटमेंट्स में आपको मीन्स किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए ना, दैट्स कॉल्ड एज अ डाउनवर्ड ड्रॉप. ठीक है, सो डाउनवर्ड ड्रॉप, सो जैसे कि इंडिकेट्स द एंड ऑफ एन आइडिया, राइट. तो डाउनवर्ड ड्रॉप का मतलब सो एंड पार्ट को ही आपको मीन्स इंडिकेट करना चाहिए और एंड ऑफ एन आइडिया को स्ट्रेस देना चाहिए. और उसी को आप उस वही एक पर्टिकुलर पार्ट है जो कि आपका टोन में आना चाहिए जब आप स्टेटमेंट पॉइंट आउट करते हो. इंडिकेट्स दैट इट इज अनदर पर्सन्स चांस टू स्पीक. जैसे कि ये लगे कि मीन्स आप कोई एक स्टेटमेंट बोल रहे हो जिसका लास्ट पॉइंट मीन्स किसी को फोकस कर रहा है, जैसे कि द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नेशनल साइंस एकेडमी, राइट. द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नेशनल साइंस एकेडमी. He is capable of maintaining excellent health, right? My boss decided to hire the 5 finalists. My boss decided to hire the 5 finalists. The judge and jury joked about the arrangement, right? तो आपने क्या कहा यहाँ पे फोकस किया एंड ऑफ एन आइडिया को. सो जहाँ पे आपका एंडिंग स्टेटमेंट खत्म होता है तो दूसरे का मीन्स दूसरा कोई एक स्टेटमेंट मीन्स पॉइंट आउट करेगा. तो ये सारे स्टेटमेंट पे आते हैं, राइट. सो इसको स्टेटमेंट्स में हम आप लास्ट आइडिया को पॉइंट फोकस करोगे. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन. सो जैसे कि यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट्स हमने समझा, लास्ट आइडिया को पॉइंट आउट करना है और स्ट्रेस देना है. सो नेक्स्ट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन. सो क्वेश्चंस में क्या होता है ना, क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है एंड क्लोज्ड एंड क्वेश्चन होता है, चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डबलिच बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन जो कि डिस्क्राइब भी होता है. तो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ पे अगर देखा जाए मीन्स क्वेश्चंस में ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस, ये है क्या ना. ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे मीन्स आपका क्वेश्चन किस हिसाब से आना चाहिए, ड्रॉप डाउन एट द एंड, राइट. ड्रॉप डाउन एट द एंड, जैसे कि आपने स्ट्रेस दिया उसके बाद मीन्स डाउन किया, लाइक डिस्क्राइब द सिटी इन विच यू लिव. Describe the city in which you live, right? So you're giving stress and then after you go down at the end. That is what called as a means open-ended. So open-ended का मतलब होता है where you give the stress at the beginning and you go down at the end of it. Now closed-ended question begin with a lower pitch. Again यहाँ पे क्या होता है, begin with a lower pitch, right? And usually end in a rising pitch. So इस हिसाब से begin with a lower pitch and ending with a usually in a rising pitch. That is what called as a closed-ended questions. Examples like, have you been here before? Have you been here before? Have you been here before? So in that case you are giving stress like before. Have you been here before? So that's what it's called as a close-ended question. So open-ended question and close-ended question. Choice-based question, the pitch will go up on the first choice and down on the next choice, right? So yes or no, right? So choice-based question, the pitch will go up on the first choice and down on the next choice, right? So it means when you are saying yes, then it would be used as a yes as a high pitch, and if you say no, so a low pitch. Even if you say no or yes, like that. So
the kind of a choice questions. Okay, let me point out here. जैसे कि यहाँ पे दिया है, do you want a yellow or an orange t-shirt? You want a yellow or an orange t-shirt? That's called as a choice, isn't it? Yellow, this, and or an orange t-shirt. So this is something called as a high pitch and low pitch. So similar to that WH question, they have a rhythm that usually ends with a downward drop. So WH questions में होते क्या है ना, a rhythm that usually ends with a downward drop like that. Which employee's bag is on the desk? So which employee's bag is on the desk? So what Indian customs do travelers find intriguing? Who wrote the lyrics for the album? Right? Now you can find out that how it is going downward drop. What Indian customs do travelers find intriguing? Who wrote the lyrics for the album? Right. So even when you talk the yes or no question, this rhythm signals the listener that it is his turn to respond, right? So when you put the yes or no question, it's a rhythm, right? Signals the listener that it is his turn to respond. Like, uh, did the couple split? Did the couple split? Right? Will they finish the project before March? Is Alicia eligible for the course in journalism? Does the chart at the end of the text make sense? So these are called as a yes or no question. So generally in yes or no question, we find out कि हमें क्या मिल रहा है, कि यहाँ पे ये point out होता है कि means इस हिसाब से इसको produce करना चाहिए sound, जैसे कि लगे कि आप means अभी द ऑपोजिट पार्ट का बारी है, उसको कुछ बोलना है, राइट? नाउ ये सारे क्या है, क्वेश्चंस में आते हैं. सो ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, देन आफ्टर यस और नो क्वेश्चन, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, है कि नहीं? तो ये सारे. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज फ्रेजेस. सो आपका अगर देखा जाए, हमने स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया. फ्रेजेस क्या है ना, लार्जेस्ट step down in pitch and volume usually happens at the end of a statement, right? So जैसे कि means pitch and volume means pitch and volume. So आपका जो voice का loud sound और जो volume है, so उसको किस हिसाब से statement के end में maintain करोगे. तो उसी के ऊपर दिया है, before the author wrote he thought things through. Now ये एक अच्छा खासा क्या है, means you can say tongue twister. Author wrote, he thought things through, right? It means it goes into the kind of a down volume. When wires were crushed, the warehouse lost power. So it means it is something like a आपका जो air है वो कम होते जा रहा है. As we walked, we talked about factory management. In early summer, we will visit the Western Waterfall. So उस हिसाब से आपका step down, like you can take you just आपने सिर्फ एक begin किया and then after you go down, right? उस हिसाब से. Next, items in a series. So ये phrases में means switch off. So आपका पहला जो है वो बिगिन करता है, उसके बाद धीरे से ड्रॉप करता है. सो आपका वॉल्यूम जो धीरे से शुरू होता है, उसके बाद ड्रॉप होता है. When items are presented in a particular order, right, you will notice upward inflection with each one until the final items. तो अगर देखा जाए जनरली आपका मीन्स जो आइटम्स है यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है. सो जिसमें बहुत सारे चार्ट्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स, राइट? सो even desks were covered with computers, manuals and papers. Prepositions include across, until, among and of. The last three letters of the alphabet are XYZ. Add flour, sugar and butter to the batter. So ये सारे, right? जब आप
कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देते हो, राइट, तो वहां पे आपका टोन किस हिसाब से प्रेजेंट होता है, राइट. सो व्हेन आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यू विल नोटिस अपवर्ड इन्फ्लेक्शन. सो आप जब एग्जाम्पल्स देते हो तो वहां पे आपका मीन्स जो वॉइस है वो धीरे धीरे क्या होता है, मीन्स इन्फ्लेक्ट करता है. सो दैट्स व्हाट. तो इस हिसाब से मीन्स एक के बाद दूसरा में वॉइस आपका बढ़ता ही जाता है. ठीक है. तो ये सारे थे आपके मीन्स इंटोनेशन पैटर्न्स में. सो आपका हाउ मेनी इंटोनेशन पैटर्न्स आर देयर, यू कैन से आप बोल सकते हो कि 5 इंटोनेशन पैटर्न्स हैं. दिया गया होगा 1 2 3 4 और 3 4 5 6. सो आप लिख सकते हो 5 को पॉइंट आउट कर सकते हो. सो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाउनवर्ड ड्रॉप क्या है, और लाइक स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नेशनल साइंस एकेडमी, सो किस में जा रहा है, तो आप स्टेटमेंट बोल सकते हो. तो अगर आपको बोला जाता है डिस्क्राइब द सिटी इन विच यू लिव, ये किस टाइप का मीन्स स्टेटमेंट है, आपको बोलना है क्वेश्चन या तो ओपन एंडेड क्वेश्चन. ठीक है. तो और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मीन्स डिड द कपल स्प्लिट, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो आप बोल सकते हो यस और नो क्वेश्चन, राइट. सो तो और अगर आपको आता है क्वेश्चन के अगर एक सेंटेंस में अक्रॉस अनटिल अमोंग एंड सीरीज ऑफ व्हाट सीरीज ऑफ वर्ड्स और क्लॉजेस आर गिवन एंड यू नोटिस दैट, अगर आप नोटिस कर रहे हो कि उसका साउंड जो है वो अपवर्ड जा रहा है, तो वो कौन से सेक्शन में आता है, तो आप बोल सकते हो आइटम्स इन अ सीरीज. ठीक है. नाउ let's move to the next one that's called as a intonation and stress. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ दिया गया है आपका when any new information is given the noun carries the stress in the sentence. So तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के हिसाब से दिया गया है कि जब भी कोई भी नया नाउन इंट्रोड्यूस होता है सेंटेंस में, तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं. जैसे कि प्लीज मीट मिस्टर वाइट, राइट. तो वहां पे आप क्या करते हो, मीन्स पार्टी वगैरह में आपने देखा होगा कि किस हिसाब से जब किसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस हिसाब से वॉइस का पिच होता है, स्ट्रेस होता है. सो द इंटोनेशन एंड स्ट्रेस चेंज आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज गिवन, द वर्ब टेक्स ऑन द स्ट्रेस. तो उसके बाद अगर आप मीन्स कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो जहाँ पे वर्ब है, सो वर्ब के ऊपर भी स्ट्रेस आता है, राइट. तो नाउन एंड वर्ब के ऊपर आपका स्ट्रेस आता है. ही सेल्स कार accessories, right? He sells car accessories, right? तो contrast new in तो intonation and stress में new information, then contrast contrast में भी आता है, जैसे कि change in pitch indicates the emphasis laid on the one thing over another. So जब आप एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जाते हो तो वहां पे एक अपोजिट आइडिया आता है. Kate studies history. Kate studies history. It seems like what? पहले आपको कुछ और पता था, अभी आपको कुछ और. Kate studies history, right? Kate studies history, but he doesn't use it, right? तो उस केस में आपको क्या पॉइंट आउट हो रहा है कि कंट्रास्ट, जैसे कि he doesn't use it, तो जहां पे आप कंट्रास्ट करते हो, right? Intonation and stress changes meaning also. Let us see how. यहाँ पे अगर देखा जाए स्ट्रेस सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज करता है, राइट. एंड किसके वजह से, वेरियस स्ट्रेस के वजह से. सो लेट्स सी दैट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा गया है ही डिड नॉट स्टील द मनी, राइट. ही डिड नॉट स्टील द मनी, he did not steal the money, someone else did it. तो यहाँ पे जब आप कहते हो स्ट्रेस डालते हो फर्स्ट वर्ड के ऊपर, so he did not steal the money, he did not steal the money, तो someone else did. तो ये आइडिया आता है कि आप जब किसी के कोई चोरी किया है तो आप उसको बिलीव नहीं करते कि उसने चोरी किया होगा. तो
मीन्स इसका मतलब someone else did, he did not steal the money. So यहाँ पे जिस जिस वर्ड के ऊपर आप स्ट्रेस डालते हो तो वो ये पॉइंट आउट करता है कि कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग। अगर मैं ही के ऊपर पॉइंट आउट करता हूँ तो ही ये पॉइंट आउट करता है कि someone else did, he did not steal the money, इसका मतलब किसी के कुछ और क्या होगा, चोरी नहीं किया गया होगा, मतलब पैसे उधार मांगे होंगे। He did not steal the money, he did not steal the money, मतलब उसने पैसे नहीं चुराए होंगे तो कुछ और चुराए होंगे, राइट। तो आइडिया ये आता है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इंटोनेशन और स्टेज की वजह से सेंटेंस का मीनिंग चेंज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम पेसिंग एंड चंकिंग कहते हैं, राइट। सो पेसिंग एंड चंकिंग किसको रेफर करता है कि पेसिंग एक मेथड है, राइट। सो जिस मेथड की वजह से मीन्स आपके कहने में जो स्पीड है, राइट, वो डिफर करता है। सो और आपका अगर प्रॉपर स्पीड रहता है और रिदम रहता है, सो जिसके वजह से कोई एक आदमी समझ पा रहा है, तो उसको पेसिंग कहा जाता है। सो व्हाट इज पेसिंग? ना पेसिंग का मतलब होता है कि जिस हिसाब से आप अपना स्पीच बोलते हो, जितना स्पीड आप कोई एक स्टेटमेंट बोलते हो, उसमें अगर कोई भी डिफरेंशिएशन है और वैरायटी मीन्स मेथड यूज करके आपका स्पीच मीन्स स्पीड होता है, और उसी स्पीड के वजह से अगर कोई आदमी समझ पाता है तो उसको पेसिंग कहा जाता है, राइट। सो जैसे कि अगर कहा जाए बैड परफॉर्मेंस कॉस्ट जॉब, बैड परफॉर्मेंस कॉस्ट जॉब, राइट। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर आप पूरा क्विकली कहते हो बैड परफॉर्मेंस कॉस्ट जॉब, तो इसका मतलब मीन्स यहाँ पे कुछ समझेंगे कि बैड परफॉर्मेंस यहाँ पे प्लूरल है या सिंगुलर है, राइट। और कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट कहा जा रहा है या कॉट कहा जा रहा है, राइट। और जॉब कहा जा रहा है या जॉब्स। तो ये जो स्पीड है उसको पेसिंग कहा जाता है। अगर आप क्लियरली बोल रहे हो वैरायटी ऑफ मेथड यूज करके, जैसे कि बैड परफॉर्मेंस कॉस्ट जॉब्स, तो यहाँ पे अपने सारे मीन्स स्टेटमेंट को और सारे पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को अच्छे से बोला, उसको मीन्स पेसिंग एंड चंकिंग भी कहा जा सकता है, ठीक है, पेसिंग कहा जा सकता है। सो यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। सो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट को, कॉमन पैटर्न्स ऑफ पेसिंग। सो पेसिंग का क्या पैटर्न है, तो मैं यहाँ पे इसीलिए पेसिंग के पैटर्न को आया क्योंकि मीन्स आपको आपके पास टाइम होगा या नहीं सारी चीज देखने के लिए। स्टिल यहाँ पे अगर देखोगे कॉमन पैटर्न्स ऑफ पेसिंग में क्या पॉइंट आउट किया जा रहा है, मीन्स नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस का मतलब होता है जहाँ पे नाउन को प्रिंसिपल के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। जैसे कि आप कहोगे द ऑब्सोलेट सॉफ्टवेयर आर्मी एंड पीटर, द ऑब्सोलेट सॉफ्टवेयर आर्मी एंड पीटर, और आर्मी एंड पीटर द ऑब्सोलेट सॉफ्टवेयर, राइट। ना उस हिसाब से अगर देखा जाए ऑब्सोलेट सॉफ्टवेयर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, आर्मी एंड पीटर को। आर्मी एंड पीटर किसको रेफर कर रहे हैं, द ऑब्सोलेट सॉफ्टवेयर को। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे पॉइंट आउट किसको किया जा रहा है, मीन्स आर्मी एंड पीटर जो कि प्रॉपर नाउन है, सो सॉफ्टवेयर, राइट, जो कि कॉमन नाउन है, द ऑब्सोलेट सॉफ्टवेयर आर्मी एंड पीटर, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, नाउन फ्रेज का है कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर एक से ज्यादा वर्ड हैं और मीन्स वहां पे जो चीफ सब्जेक्ट है उसको वो नाउन है, तो उसको नाउन फ्रेज कहा जाता है, राइट। जैसे कि हम कहते हैं ना द ओल्ड मैन, राइट। सो यहाँ पे मैन आपका पर्टिकुलरली किसको रेफर करता है, मैन को रेफर करता है। मैन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप ऑफ मैन, देन इट इज कॉल्ड एज ओल्ड मैन, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब। शॉर्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब मतलब लाइक मैरी वॉक्ड,
Mary walked. So Mary is the subject and walked is the verb. The boy smiled. ठीक है. So Mary walked. The boy smiled. So verb phrases like jogged joyfully seemed correct. Jogged joyfully seemed correct. So in that case, यहाँ पे पैटर्न्स ऑफ पेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो उसमें क्या यूज हुआ है. कुछ बंदे बोलते हैं कि मीन्स who has done this? Army and Peter. So you're not lengthening the statement. Army and Peter have done this. ऐसे नहीं बोलते हो. आप simply बोलते हो Army and Peter. So कुछ कुछ कहते हैं where did he go? I don't know. He walked or Mary walked. You don't even say also. आप ये भी नहीं कहते हो कि means I don't know. You simply say that आप क्या बोलते हो? Mary walked. So ये short phrase, subject and verb. Verb phrases, so jogged joyfully, seemed correct. तो इसको भी कहा जाता है. मीन्स आप क्या यूज करते हो, नाउन फ्रेज यूज करते हो, सब्जेक्ट वर्ब या वर्ब फ्रेजेस. वेयर वेयर दे वर प्लेइंग इन द गार्डन. तो आप यहाँ पे अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस यूज करते हो, रिलेटिव क्लॉजेस भी यूज करते हो. तो ये सारे होते हैं पैटर्न्स ऑफ पेसिंग. सो कॉमन पैटर्न्स ऑफ पेसिंग में आपको अगर कुछ स्टेटमेंट मिलते हैं तो आपको वहां पे मार्क करना है कि वो किसको रेफर करते हैं, पेसिंग को रेफर करते हैं, राइट. पैरेंथेटिकल रिमार्क्स. तो ये सारे कॉमन पैटर्न्स ऑफ पेसिंग के ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है. ओके. नाउ तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है जिसको चंकिंग कहा जाता है. सो चंकिंग में क्या पॉइंट आउट होता है. सो पेसिंग तो हमें समझ में आया. चंकिंग क्या पॉइंट आउट होता है ना. चंकिंग का मतलब होता है कि जहां पे आप जो कन्वर्सेशन जो डिस्कशन करते हो बाकी लोगों के साथ, तो वो कितना मीनिंगफुल है और वो कितना क्लियर है, राइट. सो अगर वो उतना मीनिंगफुल एंड क्लियर है तो उसको चंकिंग कहा जाता है, राइट. तो और भी होता है कि मीन्स चंकिंग की वजह से मीन्स हम एक दूसरे को समझ पाते हैं और सोच पाते हैं और बोलते भी बहुत कंप्लीट आइडियाज हम डिस्कस करते हैं. सो चंकिंग में आपका पिच फ्रीक्वेंसी. पिच मतलब आपका जो वॉइस साउंड, फ्रीक्वेंसी जो कहने का जो टेक्निक होता है, लेंथ कितना देर तक आप कहते हो, इंटेंसिटी कितना डीप होके आप कहते हो, आप हंसते हो या रोते हो. सो ये सारे इमोशंस भी हेल्प करते हैं कि एडिशनल एंड गिव अ वैरायटी ऑफ मीनिंग टू द स्टेटमेंट. ठीक है. सो और भी है दैट्स कॉल्ड एज कि आप डिलिबरेटली मीन्स पॉइंट आउट करते हो मेन स्ट्रेस को, main stress at the beginning or in the middle of a chunk. You can also subtly change the meaning of what you say. आप जो बोलते हो उसका मीनिंग भी चेंज होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग की वजह से. आप कभी सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालते हो, कभी वर्ब के ऊपर स्ट्रेस डालते हो, कभी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालते हो. सो जैसे यहाँ पे कहा गया है द स्ट्रेस्ड वर्ड्स टेंड टू बी नाउन्स वर्ब्स जनरली. तो यहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है कि आप मीन्स कुछ देर तक आप स्ट्रेस में मीन्स पॉज हो जाते हो, साइलेंट रहते हो, सोचते हो, उसके बाद कहते हो. सो उसी को चंकिंग कहा जाता है. मीन्स चुप रह के उसके बाद आप अपना मीन्स आइडियाज को क्लैरिफाई करते हो, राइट. तो आप बहुत सारे एडजेक्टिव ऐड करते हो. ये सारे चंकिंग के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. सो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है. द पर्सन हु नेवर मेड द पर्सन हु मेड नेवर मेड सॉरी द पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर मेड एनीथिंग. तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपका जो मीन्स स्टेटमेंट था वो क्या था ना. continuously means you spoke, then you stop, then you use another word and then after you कंप्लीट द सेंटेंस. तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, सेंटेंस को किस हिसाब से किया जा रहा है. द पर्सन
who never made a mistake never made anything. The person who never made a mistake never made anything. Now किस हिसाब से इस स्टेटमेंट को क्या किया जा रहा है, मीन्स प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि मीन्स अगर देखा जाए तीन ऑप्शन दिया गया है फॉर ईच सेंटेंस एंड स्टूडेंट्स नीड टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज बीन रॉन्गली पेस्ड, राइट. तो कौन सा वो वर्ड है जो कि रॉन्गली मीन्स पेस्ट है, मीन्स प्रेजेंट किया गया है. द पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक never made anything. The person who never made a mistake never made anything. The person who never made a mistake never made anything. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका चंकिंग का पेस कहाँ पे होना चाहिए, अगर देखा जाए so the continuation, the person comma who never made a mistake never, so ये दोनों तो सही है, राइट. तो दिस वन. सो उस हिसाब से अगर देखा जाए मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ऑलवेज टर्न आउट टू बी द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ऑलवेज टर्न आउट टू बी पीपल्स प्रॉब्लम, राइट. सो ये वाला सही है, ये स्टेटमेंट. टू बी पीपल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ऑलवेज टर्न आउट टू बी पीपल प्रॉब्लम, टू बी पीपल प्रॉब्लम्स, राइट. सो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ये आपका रहना चाहिए. मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स always turn out to be people problems. Management problems always turn out to be so आपका again you will find out the first one, right. तो ये जो एक्टिविटी है उसके बेस पे हम क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मीन्स किस हिसाब से क्लैरिफाई किया गया है. ओके, activity 2 is also given here. Okay. ये ग्रुप डिस्कशन के बारे में पूछा गया है. आई सजेस्ट दैट जस्ट आप कुछ कुछ ग्रुप डिस्कशन के ऊपर भी पढ़ लीजिए. नाउ इंडियनिज्म, सो जिसके ऊपर भी लास्ट वन है. सो इंडियनिज्म है क्या? Now this refers to uses of certain turns of a phrase and anomalies. Anomalies का मतलब होता है कि means you can say that inconsistency, right? This refers to usage of certain turns of a phrase and anomalies in the use of a syntactic structure, which is typical of the way English is spoken in India. तो अगर देखा जाए, हम अगर इंडियनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इंडियनिज्म में हम कुछ फ्रेजेस यूज करते हैं, राइट. और कुछ मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हमारा इस हिसाब से रहता है कि हम लेंथी सेंटेंस ना यूज करके शॉर्ट सेंटेंस यूज करते हैं. तो उसी के वजह से मीन्स इसको बिलीफ ऑफ इंडियन और कॉल्ड इंडियनिज्म्स कहा जाता है. जैसे कि मोस्ट ऑफन मीन्स ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है फ्रॉम द मदर टंग इनटू इंग्लिश, राइट. सो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है हम ट्रांसलेट करते हैं हमारे मदर टंग से इंग्लिश लैंग्वेज को, जिसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट क्या रहता है, गलत भी होता है. सो और रिपीटेशन भी होता है और कॉल्ड एज अ मीन्स इमिटेशन भी होता है, कॉपी भी होता है, और मीन्स टेंसेस वाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वाइज वो गलत भी होता है. However, such usage sound colloquial and may not be understood by the native speaker. उसी की वजह से आप क्या बोल रहे हो तो दूसरा समझ नहीं पाएगा.
Strangely, some of these uses have over a period of time become an accepted way of speaking and goes unnoticed within the country. So जैसे कि अगर देखा जाए इंडियन, सो समझ में आया इंडियनिज्म है क्या? ना, इंडियनिज्म इज कॉल्ड एज कि जिस हिसाब से सेंटेंस में कुछ फ्रेजेस यूज होते हैं और जो इनकंसिस्टेंसी स्ट्रक्चर रहता है, राइट, इनकंसिस्टेंसी और इरेगुलर स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस में, राइट, और वही सेंटेंस को हम यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस इंग्लिश के हिसाब से इंडिया में यूज होता है कहने के लिए, स्पोकन के लिए, तो जिसको हम इंडियनिज्म कहते हैं। सो हम करते क्या है, हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं अपने मदर टंग से, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को। तो क्या क्या एरर रहता है उसमें ना, अगर देखा जाए एरर्स रिलेटिंग टू ग्रामर ये है कि हम प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, राइट। सो हम स्टेटिव वर्ब्स मतलब जैसे कि सी, थिंक, हियर, लव, लाइक, और यू कैन से दैट फॉरगेट or admit. So hear, smell, uh, then ये सारे वर्ड्स को हम प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस मतलब जैसे कि आप कहोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सो आई एम सीइंग, राइट, आई एम हियरिंग, आई एम मीन्स हैविंग, और कॉल्ड एज आई एम मीन्स स्मेलिंग। तो उस हिसाब से देखा जाए ये जो सी, हियर, स्मेल, एडमिट, फॉरगेट, पोजेस, हैव, ये स्टेटिव वर्ब्स है, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आई एम नोइंग द रिजल्ट, तो ये गलत है, आई नो द रिजल्ट होना चाहिए। तो ये एग्जांपल है इंडियनिज्म का। वेरिएशन इन नाउन नंबर, वेरिएशन इन नाउन नंबर एंड यूज ऑफ डिटरमाइनर्स। कभी कभी हम नंबर भी गलत यूज करते हैं, जैसे कि माई ब्रदर लव्स टू पुल योर लेग्स, राइट, माई ब्रदर लव्स टू पुल योर लेग्स। तो यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर लव्स, ठीक है, नाउन नंबर एंड यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, टू पुल योर लेग्स। सो इन दैट केस यहाँ पे भी आपको मीन्स एरर मिलेंगे, पुल योर लेग, राइट। आई विजिटेड द मैसूर, सो आई विजिटेड मैसूर एंड आई विजिटेड द मैसूर, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी मीन्स भाई क्या एरर है, दैट्स कॉल्ड एज आर्टिकल एंड नंबर, सिंगुलर, प्लूरल। सो वन टू वन करेस्पॉन्डेंस ऑफ प्रेपोजिशनल यूसेज, तो आप किस हिसाब से प्रेपोजिशन का यूज करते हो, जैसे कि लेट अस डिस्कस अबाउट द बुक, तो हम ऐसे नहीं कहते लेट अस डिस्कस अबाउट द बुक, क्योंकि अबाउट एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। अबाउट क्या है ना, एक प्रेपोजिशन है। तो जब आप ये कहते हो कि लेट अस डिस्कस अबाउट द बुक, डिस्कस का मतलब क्या होता है एंड अबाउट का मतलब क्या होता है? डिस्कस का मतलब होता है टू टॉक अबाउट, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस? दैट कॉल्ड एज अ टॉक अबाउट। तो उस हिसाब से यहाँ पे अबाउट फिर से क्यों, लेट अस डिस्कस द बुक, ठीक है। तो इस हिसाब से होना चाहिए लेट अस डिस्कस द बुक, तो यहाँ पे अबाउट का यूसेज नहीं होना चाहिए, तो वो एक गलत है, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता होता है फिर भी हम मीन्स उस वर्ड को यूज करते हैं। सो वर्ड का ऑर्डर भी, तीसरा चीज, माई ऑल फ्रेंड्स आर कलिंग, राइट। तो आप अगर फ्रेंड्स कह रहे हो मतलब वो प्लूरल है, तो फिर से ऑल का मतलब क्या होता है और फिर से माई का मतलब क्या, राइट। सो आप अगर ऐसे भी कहोगे ऑल माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग, सो माई ऑल फ्रेंड्स आर कॉलिंग नहीं होता है, माई ऑल फ्रेंड्स आर कॉलिंग, ऑल माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग। सो ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। नेक्स्ट,
यूज ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल जैसे कि ए और आन एंड द. सो यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ वावल्स, राइट. जैसे कि मीन्स an uncle and a uncle. I have an uncle who lives in Mumbai. So आपको वहां पे चाहिए भी नहीं. I have uncle और sorry means I have an uncle who lives in Mumbai. So यहाँ पे means uncle is a means producing the kind of a vowel sound. So इसके वजह से यहाँ पे an होना चाहिए ना कि a. तो sometime also I have my bag, right? So बट हियर यहाँ पे आई हैव एन अंकल होना चाहिए क्योंकि मीन्स अ साउंड इज इज यूज बिफोर द कंसोनेंट साउंड्स नॉट विद द वावल साउंड्स. वावल साउंड्स के साथ यूज नहीं होता है. सो यूज ऑफ ओनली एज एन इंटेंसिफायर, राइट. आई ओनली कुक्ड द करी. सो आप किसके ऊपर मीन्स इंटेंसिफायर का मतलब क्या होता है? मॉडिफायर मतलब एडवर्ब, राइट. कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ना? आई ओनली कुक्ड द करी जिसका मतलब होता है कि मुझे और कुछ आता नहीं है, मैं सिर्फ कुक मीन्स कुक कर सकता हूँ, वो भी करी, राइट. सो उस हिसाब से अगर देखा जाए आपका यूज कहाँ पे होना चाहिए, यू कैन से आई कुक्ड, आई कुक्ड ओनली करी, राइट. और यू कैन से ओनली आई कुक्ड द करी, राइट. और आई कुक्ड ओनली द करी. तो उस हिसाब से देखा जाए इंटेंसिफायर का मतलब जो वर्ड आपका यूज हुआ है वो कहाँ पे यूज होना चाहिए. गलत यूज भी हम करते हैं. ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल हम कभी कभी मीन्स द के बारे में जो होता है द इज अ डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक आर्टिकल, उसको भी हम ठीक जगह पे यूज नहीं कर पाते हैं. जैसे कि प्लीज ब्रिंग ब्रिंग द बैग व्हेन यू कम. प्लीज ब्रिंग द बैग व्हेन यू कम. Please bring my bag when you come. So, but my is not article, a definite article नहीं है. So the use होना चाहिए. So please bring the bag when you come. तो उस हिसाब से means article का भी usage. So listed below are some of the common errors. तो यहाँ पे कुछ common errors दिया है. There are many more that one can think of. So means कुछ words है जैसे कि doubling of adjective, right? curly curly है, राइट. हम जो मिस्टेक करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या गलती हम कर सकते हैं करते हैं. कर्ली कर्ली हेयर, यूज ऑफ आल्सो इन द प्लेस ऑफ टू. सो मीन्स टू के बदले हम आल्सो यूज करते हैं. सो और कॉल्ड एज अ पास आउट ऑफ मीन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम, राइट. यूजेस ऑफ द फ्रेज pass out, right? So some people believe that the meaning of pass out is called as means he he died, right? Use of the word back instead of echo. So कभी कभी हम क्या करते हैं means like uses of the phrase pass out to mean graduating from. Use of the word back instead of ago. तो ago के बदले means back हम यूज करते हैं many years back, right? many years ago हम यूज करते हैं. use of the phrase I can be able instead of I can, right? so I can I can be able to do it. तो आपको I can यूज करने की जरूरत नहीं है. use of the word since instead of for, right? for के बदले आप since यूज कर सकते हो, right? so ये सारे you know यू कैन फाइंड आउट सेंटेंस लोग बच्चे यूज करते हैं जैसे कि यूज ऑफ ओपन एंड क्लोज, ऑन इट, ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ स्विच ऑन एंड इंस्टेड ऑफ स्विच ऑफ, राइट. सो होता क्या है मीन्स जैसे हम कहते हैं क्लोज द क्लोज द फैन इंस्टेड ऑफ सेइंग स्विच ऑफ द फैन. So means close on it, right? Close on it means close on it is referring to switch on the fan, right? तो ये जो गलतियां वो करते हैं उसके बारे में कहा जाता है जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा. सो लोग यहाँ पे क्लोज ऑन इट क्लोज ऑफ इट यूज करते हैं लेकिन उनको यूज क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन. तो उस हिसाब से कभी कभी लोग क्या करते हैं? सिंस एंड फॉर, राइट.
यू मीन्स गलत जगह पे यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं अगर कोई सिंस यूज करता है तो सिंस का यूसेज मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यूज होना चाहिए, whereas फॉर का यूसेज पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर होना चाहिए। लेकिन करते क्या है कि कभी कभी वो गलती से कह देते हैं सिंस 4 years ago, तो वो क्या है, वो रॉन्ग है, राइट। यहाँ पे सिंस नहीं फॉर यूज होना चाहिए, राइट, फॉर 4 years ago। हाँ, सिंस मीन्स जनवरी हो सकता है, कभी कभी मीन्स मीन्स वो कैसे कहते हैं कि आई कैन बी एबल टू डू इट, राइट। दे कैन से आई कैन डू इट, लेकिन वो कहते हैं कि आई कैन बी एबल टू डू इट। सो ये जो प्रोसेस है ये गलत है, राइट। दे सिंपली यूज आई कैन। तो यूज ऑफ द वर्ड बैक इंस्टेड ऑफ एगो, तो वो मीन्स यूज करना चाहिए एगो, बट ये यूज करते हैं बैक। तो मीन्स उनको कहना चाहिए कि आई पास आउट फ्रॉम सो एंड सो, राइट। सो बट उनको कहना चाहिए आई हैव मीन्स आई एम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और दिस ईयर, राइट। And sometime also means like you can say I'm means what do you say, how are you, I'm fine too, they say I'm fine also, right। तो ये एक मीन्स क्या होता है, मिस्टेक्स वो अनजान से और लाइक विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ इट दे डू इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन गिवन आल्सो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या गलतियां हैं वो आप पॉइंट आउट कर सकते हो। जैसे कि आई विल बी देयर इन 2 hours टाइम, राइट। आप ये कह सकते हो आई विल बी देयर इन 2 hours, सो नो नीड टू मेंशन टाइम। सो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी, राइट। नॉट लाइक यू हैव ट्रस्ट ऑन मी, you have trust on me, so you have to trust me. The answer should be what, you have to trust me. I find your details, not like I'm finding your details, right? So I'm going to my village, right? Or I'm going to my native place, right? So that will be appropriate, not like I'm going to my native, I'm going to uh, means my native, or simply you can say I'm going to my native place or my village. Uh, it's very much hard today, right? You can simply say that uh, it is very much hot today. You can say either it is very hot today, right? Because यहाँ पे जो word much दिया गया है वो much comparative adjective में यूज होता है, ना कि मीन्स वेरी भी एक डिग्री है, मच भी एक डिग्री है। तो मच हट के साथ और कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, ना कि पॉजिटिव डिग्री के साथ। सो यू हैव फाउंड द डिटेल्स। सो जनरली ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन होना क्या चाहिए, हैव यू फाउंड, have you found the details, right? So you can't see it, you can't see it, or can't you see it, right? ऐसा होना चाहिए, can't you see? So I'm having 2 cars, I have 2 cars, I'm having a bad headache, I have a bad headache, right? Or I'm suffering from a bad headache. Or you can write I have uh, I have headache, you can say that. So that will be appropriate. Not like I'm having a bad headache. I have a bad headache. I have a headache. Or when I'm suffering from bad headache. So I'm suffering from bad headache. He is my cousin brother. So आप यहाँ पे simply बोल सकते हो he is my cousin, right? Or you can say he is my brother. But अगर आप यहाँ पे cousin brother कह रहे हो, he is my cousin. She is my sister. इज नॉट इट, यहाँ पे गलत क्या है ना, यहाँ पे गलत ये है, शी इज माई सिस्टर, इज नॉट शी, इजंट शी, राइट? दैट शुड बी द आंसर, नॉट लाइक इज नॉट इट। यहाँ पे इट नहीं होगा, शी होना चाहिए। यू आर कमिंग फॉर द पार्टी, सो
यहाँ पे जो आइडिया लिखा है, यू आर कमिंग फॉर द पार्टी, यू आर कमिंग फ्रॉम द पार्टी, वो हो सकता है नो आंट यू, राइट, यू आर कमिंग फॉर द पार्टी आंट यू। सो यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आंट यू, राइट। आर यू सिस्टर ऑफ रीना? सो what you can use here that means यहाँ पे कहा गया है कि are you sister of Rina? So means you need to make it a kind of a sentence जहाँ पे are use नहीं होगा, means you can say that so you can simply say that is your sister Rina, right? Is your sister Rina? Is your sister Rina? So Rina is your sister, or if you want to say that are you sister of Rina? So uh, you that has to be made it like is your sister Rina. Can you explain me the problem? So it should be like instead of saying can you explain me the problem means the error is called as a यहाँ पे explain के बाद me use नहीं होगा. It's supposed to be used as a could you explain the problem or can you explain the problem or like would you mind explaining the problem? वो भी एक अच्छा खासा statement है. I said to him that I said to him that I would come, right? I said to him क्योंकि यहाँ पे said अगर यूज है तो to होना चाहिए. अगर आप मीन्स इस हिसाब से भी यूज करोगे I told him that I would come, right? Next is called as I will explain you how to do it. So यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर चीज है मीन्स I will explain how to do it, right? So I will explain what? Now how to do it. तो ये होना चाहिए. It is not necessary to use you. How to do it. Now 17th में यहाँ पे दिया है I will help you out, right? I will help you out. So you can talk about so instead of saying I will help you out, you can simply say that I will help you, right? That makes a sense. Uh, Generally, we say I will help you out from the problem, right? But if you are saying that when simply help, then I'll help you. So it is on the back side of your monitor. So it is on the back side of the monitor. So you can simply say that my means look at the back of your monitor or it is on the back of your monitor. So or like instead of saying that it is on it is behind the monitor or means behind your monitor, it is on the back side of your monitor. Instead of saying that, you can simply say that it is behind your monitor, right? No need to use unnecessary on the back side of, right? So similar to that, 19 is a very funny one. I did not went there. So generally did not and went both are called as a past tense. So ये दोनों एक साथ यूज नहीं होना चाहिए, राइट? अगर एक में पास्ट यूज हुआ है तो दूसरे में सिंपल प्रेजेंट ही यूज होता है. I did not go there will be the correct form. 20 I'm going to Kerala today evening, right? So या तो आप कह सकते हो आई एम गोइंग टू केरला दिस इवनिंग, राइट? जो कि यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए. ठीक है. तो इस हिसाब से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि मीन्स पॉइंट आउट करते हैं कि क्या क्या एरर आपका यहाँ पे है. बाकी दिया गया है तो कहीं पे अगर डाउट्स होता है तो
you can ask me, and I'll definitely help you. So that's all. Thank you. Now I'm going to discuss those of the questions um, which I gave you in a Google form. So that I'm going to discuss also. Okay. So till then, thank you. Bye bye, and best of luck for your exam.